कल हमने स्टार्ट किया था रेजोनेंस। रेजोनेंस के बाद डिस्कस किया शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। बेसिकली था क्या, आपका एक सीरीज एलसीआर सर्किट है, उसमें एक वोल्टेज सोर्स आपने लगाया है। जनरली हम इससे पहले वाले केसेस में ओमेगा को कांस्टेंट मानते हैं। यहाँ पे ये छूट दी गई कि आप ओमेगा को वेरी करा सकते हैं, और ओमेगा को वेरी कराने में पता लगा कि ओमेगा के साथ आपका आई एम डिपेंड करता है। जो मैक्सिमम करंट है इन सर्किट, इट डिपेंड्स अपॉन ओमेगा। ठीक है, ओमेगा पर डिपेंड करेगा। उसका हमने एक्सप्रेशन निकाला। क्या एक्सप्रेशन आया आपका आई एम का? आई एम कम्स आउट टू बी वी एम बाय आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 बाय ओमेगा सी का स्क्वायर आया। तो यहां से आपको पता लगा कि आई एम इज डिपेंडिंग अपॉन ओमेगा। इसका हमने ग्राफ प्लॉट किया। ये ग्राफ है आई एम वर्सेस ओमेगा। यहां पे दिख भी रहा है कि आपका करंट ओमेगा के साथ बढ़ रहा है, एक वैल्यू पर मैक्सिमम आया और फिर डिके कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो जिस वैल्यू ऑफ ओमेगा पे ये करंट मैक्सिमम होता है, उसको बोलते हैं, उस कंडीशन को रेजोनेंस की कंडीशन। ये पढ़ा हमने। उसके बाद हमने किया कि शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस का मतलब क्या है। ओमेगा नोट जो है, जहां पे जिसको नेचुरल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ओमेगा को उससे हल्का सा डेविएट करने पे आपका ग्राफ कितना फास्ट डिक्रीज करता है, उसको हम बोलते हैं शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस से डिसाइड होती है। उसको डिसाइड करने के लिए मैंने बोला कि ओमेगा 1 ओमेगा 2 वो दो वैल्यूज हैं जहां पर या तो पावर मैक्सिमम का आधा हो जाए या फिर करंट आई मैक्स का बाय √2 टाइम्स हो जाए। दोनों सेम बात है। तो जहां पे ये निकाला हमने, वहां पे ओमेगा 1 ओमेगा 2 निकाल लिया, और इस लेंथ को बोला 2 इंटू डेल्टा ओमेगा। जितना ज्यादा ये विड्थ होगा उतना आपका कर्व ब्रॉड होगा, और जितना ये कम होगा उतना आपका शार्प होगा। तो क्वालिटी फैक्टर हमने डिफाइन किया Q इक्वल टू ओमेगा नॉट बाय 2 डेल्टा ओमेगा। क्या निकल के आया था ये? ओमेगा नॉट एल बाय आर। यहां पे आप ओमेगा नॉट की वैल्यू 1 बाय √LC पुट करके और भी निकाल सकते हो। जैसे अगर यहां पे आपने पुट कर दिया 1 बाय √LC एल अपॉन आर, यहां पे आप देखें ऊपर जाके क्या जाएगा, √L। वो L है तो √L इंटू √L कर देंगे, एक कटेगा, ये आ जाएगा, हाँ जी, √L बाय C इंटू आर, 1 बाय आर। क्वालिटी फैक्टर के इस फॉर्मूले में आप देखिए तीनों चीजें हैं, एल, सी और आर। ठीक है, तो आपके सर्किट के एल, सी, आर तीनों पर डिपेंड करेगा कि कितना शार्प आपका रेजोनेंस रहेगा। इसके बाद इस टॉपिक में एक बात और बची थी, वो है बैंड विड्थ। बैंड विड्थ को कैसे डिफाइन करते हैं, नोट डाउन करेंगे। व्हाट इज बैंड विड्थ? बैंड विड्थ इज range of omega for which power consumed is always greater than p max by 2, for which power consumed is always greater than p max by 2, or current is always greater than I m max by √2, I m max by √2। हाँ जी, दोबारा बोल देता हूं, रेंज ऑफ ओमेगा for which power consumed is greater than p max by 2, or current is always more than I m max by √2, I m max by √2। क्या मतलब हुआ इस बात का? इट मीन्स ही इज टॉकिंग अबाउट 2 डेल्टा ओमेगा, क्योंकि इस रेंज ऑफ ओमेगा के लिए
आपकी पावर कंजम्पशन आधी से ज्यादा होगी, पी मैक्स बाय 2 से ज्यादा होगी, तो वो इसको 2 डेल्टा ओमेगा को बैंड विड्थ बोल रहा है। ठीक है। इसके बाद आपका सीरीज एलसीआर सर्किट के रेजोनेंस का एक बहुत ही ब्यूटीफुल एप्लीकेशन है, देखें क्या है एप्लीकेशन ऑफ दिस रेजोनेंस। रेडियो, जो आपने रेडियो देखा है, रेडियो ना एक पर्टिकुलर मतलब एक पॉइंट पे वो एक स्टेशन पकड़ता है ना। उसका रीजन कहाँ है, क्या है, यहां समझेंगे हम क्या थ्योरी है। मान लो कि जो आपने रेडियो से आपकी वेव्स आ रही हैं, उसकी अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। अगला चैप्टर आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे, पर आप ये मान सकते हैं कि जो आपकी वेव्स आ रही हैं अलग अलग फ्रीक्वेंसी की, दे कैन बी कंसिडर्ड एज सोर्स ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज ऑफ वोल्टेज। ऐसा क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है और मैग्नेटिक फील्ड भी होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपका वही तो वोल्टेज पे डिपेंड करता है। मतलब आपका जो बैटरी वोल्टेज देती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड देती है। तो आपको जो बैटरी वोल्टेज देती है वो वाला वोल्टेज जो बाहर से आपके रेज आ रही हैं वो प्रोवाइड करेंगी। आराम से करते हैं। आपका ये सीरीज LCR सर्किट लगा हुआ है रेडियो के अंदर, और इस सर्किट को जो पावर देगा वो है जो आपकी बाहर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आ रही हैं, EM वेव्स आ रही हैं, उनके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, एंड दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑसिलेटिंग विद टाइम। वो इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका, वो टाइम के साथ ऑसिलेट करता है। दिस इलेक्ट्रिक फील्ड oscillate with, it means this electric field, oscillating electric field can be considered as a source of वोल्टेज। डिटेल में पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, बस आपको ये समझना है कि जो बाहर से आती हुई वेव है दे कैन बी कंसिडर्ड एज अ सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, और वो जो सोर्स की फ्रीक्वेंसी है वो ओमेगा तय करता है। तो यहां पे आपकी ओमेगा 1 की वेव भी आएगी, ओमेगा 2 की भी आएगी, ओमेगा 3 की भी आएगी, ऐसे बहुत डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज की वेव आएंगी। फ्रीक्वेंसी तो न्यू होती है बट ये उससे रिलेटेड है, आपकी फ्रीक्वेंसी मान सकते हैं इसको। तो अलग अलग फ्रीक्वेंसीज की वेव आएंगी, उससे आपका वोल्टेज सोर्स की फ्रीक्वेंसी तय होगी। एक बात, अब होगा क्या, जब आप रेडियो के नोब को घुमाते हैं, सुनेंगे ध्यान से, जब रेडियो के नोब को घुमाते हैं तो एट दैट टाइम यू आर चेंजिंग कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। कैसे? शायद कुछ तो मैकेनिज्म है, या तो उनके प्लेट्स का बीच का वो डिस्टेंस कम कर देता है, तो डिस्टेंस कम कर देगा तो C विल बी AE0/D, है ना। तो उससे आपका क्या होगा, C चेंज होगा। अगर C चेंज हुआ तो आपकी जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है ओमेगा नॉट 1/√LC, 1/√LC वो चेंज होगी। नेचुरल फ्रीक्वेंसी चेंज हुई तो क्या हुआ, बाहर से जो आपका वोल्टेज सोर्स आ रहा है वो जिस फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करेगा तब आपका उस सर्किट के अंदर करंट एकदम बढ़ जाएगा। एकदम बढ़ गया तो जब रेजोनेंस आ गया आपका तो वो पर्टिकुलर स्टेशन पकड़ लेगा। आपने देखा हल्का सा मूव करते ही वो जर्र करके आवाज आती है। क्यों? क्योंकि आप उससे बाहर आ गए हैं, इस रेंज से बाहर आ गए हैं। इस रेंज के अंदर अंदर रहेंगे तब क्या होगा, आपका करंट मैक्सिमम रहेगा और सिग्नल आपको मैक्सिमम सुनाई देगा। कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या? लिखवाऊं? हाँ जी, लिखवाना तो लिखें। हेडिंग डालने आप एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस इन सीरीज LCR सर्किट। लिखे आप, रेडियो वर्क्स on the principle of
resonance in series LCR circuit. Full stop. Electromagnetic radiations of different frequencies, electromagnetic radiations of different frequencies act as a source of potential difference, act as a source of potential difference given to the series LCR circuit. Full stop. Act as a source of potential difference across series LCR circuit. Full stop. When we rotate the knob of radio, when we rotate the knob of radio, we are changing, when we are rotating the knob of radio, we are changing capacitance of capacitor and hence natural frequency of the circuit, and hence the natural frequency of the circuit, ब्रैकेट में ओमेगा नॉट इक्वल टू अंडर रूट 1/√ LC. फुल स्टॉप. एंड हेंस क्या बोला मान, hence we are changing the natural frequency of the circuit, ब्रैकेट में ओमेगा नॉट इक्वल टू 1/√ LC. when this natural frequency matches with frequency of voltage source, current becomes maximum in the circuit, and a particular station can be enjoyed at your radio sets. ठीक है, इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है ना. ऐसा हो सकता होगा कि अगर दो का ये वाली जो रेंज है, पीक्स हैं, बैंडविड्थ ओवरलैप कर रही हो. कभी कभी आपने ऐसा भी देखा होगा कि किसी स्टेशन को ना एक शार्प, मतलब उसी लोकेशन पे वो पकड़ेगा, तुरंत हल्का सा डेविएट करते ही चला जाएगा. और कई हैं मतलब खराब क्वालिटी में जर्र करके दूर तक सुनाई देंगे, तो उनकी बैंडविड्थ ज्यादा है जो खराब सुनाई दे रहे हैं, और जो शार्प सुनाई दे रहे हैं उनकी बैंडविड्थ कम है. और आप जो बोल रहे हैं कि दो स्टेशन सुनाई देते हैं, वो आपकी ये बैंडविड्थ ओवरलैप हो रही है, इसका मतलब. ठीक है. सवाल करेंगे कुछ, लिखिए आप सवाल. आपको एक सर्किट गिवन है, क्वेश्चन नंबर 1. A circuit having resistance 4 ohm, inductor 9 ohm and
6 ohm. Find impedance of the circuit. हाँ जी, इसका आंसर आया है 5 ओम। ये आपको सर्किट गिवन है एक, रेजिस्टेंस 10 ओम, इंडक्टेंस का जो कैपेसिटी, सॉरी, इंडक्टिव रिएक्टेंस 20 ओम एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज 10 ओम। आपको निकालना क्या क्या है, फाइंड आउट, यहां पे, हाँ जी करते हैं बात, एक मिनट। एमीटर लगा हुआ है, वोल्टेज सोर्स है आपका, फाइंड आउट एसी एमीटर, इसके अंदर रीडिंग निकालनी है, रीडिंग इन एमीटर। सेकेंड पॉइंट, यू हैव टू कैलकुलेट potential difference across, potential across R, L and C। हाँ जी, क्या बोले बेटा, क्या करें? अच्छा, ये आपका रजिस्टर है। पहला पूछना है, सिंपल है आपका, Z इक्वल टू आर एक्सी माइनस एक्सएल का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट। रीडिंग एमीटर कितनी आई? रीडिंग एमीटर इज 5√2। कल हमने बात करी थी कि अभी करते हैं डिस्कस। सबसे पहले Z निकालेंगे इसमें। आंसर आया आपका, रीडिंग इन एमीटर comes out to be 5 एम्पियर। potential difference across R, VR comes out to be 50 volt, VC 50 volt और VL यहाँ पे गिवन नहीं है वैसे, पर 20 × 500। सक्षम हो पा रहा है? नहीं हो रहा?
देखिए सिंपल सा फंडा है, आप इनको रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट करें, इनका यूनिट देखें इनकी ओम में ही है। आपका जो ये एक्स एल है और एक्स सी है, इनको आपको वेक्टर्स की तरह ट्रीट करना है। एक्स एल ऊपर होता है, एक्स सी नीचे होता है, और आर ऐसे होता है। अगर एक्सएल एक्स सी, ये एक्सएल है, एक्स सी है, ये आर है। अगर आपको नेट रेजिस्टेंस निकालना है सर्किट का, तो क्या करेंगे, एक्सएल में से एक्स सी घटा देंगे, तो इसमें से ये घट गया, कितना बच गया, 10 बच गया। कौन सा बड़ा है, एल बड़ा है, तो इस साइड 10 आ गया। और आर कितना है, आर 10 है। दो, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर का अंडर रूट 10√2 आ जाएगा। तो आपका जो इंपिडेंस ऑफ सर्किट है वो आ गया 10√2। अगर आपको आई एम निकालना है, आई एम इक्वल टू वी एम अपॉन जेड। सिंपल बिल्कुल तरीका है, जैसे आप निकालते हैं ना आई इक्वल टू वी अपॉन आर, वैसा ही करना है। आर कैसे निकालते हैं, आप उनको वेक्टर मान के कर लो बस। इनको आपने वेक्टर माना, जेड ये तो होता है ना एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट, तो वो ऐसे आएगा। अब वी एम पुट करते हैं, वी एम कितना है, 100, 100, और जेड आपका आ गया 10√2। 10√2 आपका ये 5√2 आ गया। कल हमने बात करी थी कि जब भी रीडिंग इन एमीटर पूछेगा वो, तो हम आई आर एम एस बताएंगे, वो होती है IM/√2। तो आपकी आई आर एम एस आ गई 5 एम्पियर। आई एम ये है, जब भी रीडिंग इन एमीटर पूछेगा, हाँ जी आराध्या, जब भी रीडिंग इन एमीटर पूछेगा तो क्या बताएंगे, आई आर एम एस बताएंगे। तो IM/√2, तो आपका 5 एम्पियर आ गया। अब देखिए इस चैप्टर में एक कंफ्यूजन हमेशा रहेगी, जैसे अगले में पूछा उसने कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर एल एंड सी। अब वो वीएम पूछ रहा है कि VRMS पूछ रहा है, नहीं पता हमें। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में आपका VRMS रिपोर्ट करना आपको, और ये आपको सवाल करते करते पता लगेगा कहां पे VRMS और कहां पे VM। तो यहां पे हमने VRMS निकाली है। अगर IM पता लग गया, IM इंटू आर 50 वोल्ट, IM इंटू आर 100 वोल्ट, IM इंटू आर 50 वोल्ट। क्लियर है, नोट डाउन कर लें। In a series LCR circuit, R is given as 300 ohm, C is given as 20 microfarad, L is 1 Henry, VRMS is 50 volt, frequency is 50 hertz। आपको निकालना है, कैलकुलेट IRMS।
जैसे जिस दिन क्लास छूट जाए तो हर रोज क्लास इस क्लास की तो वीडियो अपलोड होती है, तो जब भी क्लास छूटे तो देख के आनी है। इसमें देखिए आप, यहाँ पे ये समझ में आ रहा है क्या, IRMS इक्वल टू VRMS अपॉन Z। जनरली हम करते हैं IM इक्वल टू VM अपॉन R, बट दोनों के नीचे रूट टू से डिवाइड कर देंगे तो आपका दोनों RMS बन जाएगा। Z निकालना है, Z की वैल्यू क्या होती है, Z का फॉर्मूला क्या है, XL क्या होता है, ओमेगा L ओमेगा C का स्क्वायर। L पता है, L पता है, C पता है, C पता है, R पता है। ओमेगा, ओमेगा निकलेगा फ्रीक्वेंसी से, फ्रीक्वेंसी क्या होती है 1/T 50 है, और टाइम पीरियड क्या होता है 2 पाई बाय ओमेगा, तो टाइम पीरियड इज 2 पाई बाय ओमेगा 50, इट मीन्स ओमेगा इज इक्वल्स टू 100 पाई। ओमेगा निकल गया, Z निकल जाएगा, आ जाएगा RMS। हाँ जी, आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल देख ले। सर्किट डायग्राम आपका ये है, एक रेजिस्टेंस है R, कैपेसिटर का जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो है 1/पाई, नहीं ये आपका कैपेसिटेंस है, सॉरी कैपेसिटेंस गिवन है आपको, और ये आपका है इंडक्टेंस L है आपका, ये C है, ये L है, ये R है। निकालना क्या, लिखें आप, लैंग्वेज लिखें प्रॉपर। फॉर व्हाट फ्रीक्वेंसी, फॉर व्हाट फ्रीक्वेंसी voltage across the resistance R, for what value of frequency the voltage across the resistance will be maximum, voltage across the resistance will be maximum। इससे पहले वाले का आंसर आपका आया है 0.1 एम्पियर, 0.1 एम्पियर। हाँ जी, हिंट ये है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम कब होगा, जब करंट मैक्सिमम होगा। हाँ, करंट मैक्सिमम कब होता है, रेजोनेंस पे, जब ओमेगा कितना होता है 1/√LC, L और C गिवन है। निकालें फटाफट। इसका आंसर आया है, फ्रीक्वेंसी पूछी है आपने, ओमेगा निकाला होगा। हाँ फ्रीक्वेंसी, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी पूछे। हाँ जी, 500 हर्ट्ज है, ये 500 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आई है। ओमेगा नॉट निकालने आप, अंडर रूट ओमेगा नॉट इज
एल सी, एल कितना है पाई, और वो कितना है 1/पाई इंटू 10⁻⁻6 का अंडर रूट पाई, बाहर आ जाएगा, पाई ऊपर चला जाएगा, फिर पाई नीचे 10⁻³ ऊपर आएगा तो 10⁻3, तो ये आपका आ गया पाई इंटू 10⁻3 ओमेगा नॉट आ गया। फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, फ्रीक्वेंसी इज 1/t 2 पाई/ओमेगा नॉट, ओमेगा नॉट को 2 पाई से डिवाइड कर दें, ओमेगा नॉट पाई इंटू 100/2 पाई, पाई कटा 500 हर्ट्ज। एक बार सारे डेरिवेशंस को सीक्वेंस से कर लेंगे और ये जो मैं न्यूमेरिकल्स करवा रहा हूं ये कर लेंगे तो आसान है चैप्टर। ओमेगा नोट पे, ठीक है। देखिए आप, जब अगर यहां पे आपको फ्रीक्वेंसी सेट करने का की चॉइस है ना, तो जब इसके थ्रू करंट मैक्सिमम होगा तभी तो आपकी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस विल मैक्सिमम, आई इंटू आर। आई ए मैक्सिमम कहा होता है, ओमेगा नॉट इक्वल टू अंडर रूट 1/LC। करते हैं इसको अलग से डिस्कस, बट ये वहीं से आएगा, कहां से, कि आई एम जब मैक्सिमम होगा तभी पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम होगा, और आई एम का हमने ऑलरेडी निकाल लिया है कि 1/√LC पे होता है वो। कर लेंगे डिस्कस इसको। हाँ जी, आगे बढ़े। सवाल दोबारा बोल देता हूं मैं, सुने आप क्या सवाल है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी द वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस विल बी मैक्सिमम। रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस कब मैक्सिमम होगा। अगला सवाल लिखें, आपको वोल्टेज दे रखी है 10 वोल्ट, फ्रीक्वेंसी न्यू या एफ लिख दें आप, 10⁻³ हर्ट्ज is applied to a capacitor of capacitance 1/pi microfarad in series of a resistor 500 ohm. Calculate power factor, and second point is power dissipated। सवाल लिख लें पूरा। वोल्टेज ऑफ 10 वोल्ट, फ्रीक्वेंसी दिस, कैपेसिटेंस of a capacitor connected in series with resistance of 500 ohm. Find the power factor and power dissipated। हाँ जी, आपका क्या क्या है, आर और सी सीरीज में है, आपको पावर फैक्टर निकालना है। पावर फैक्टर सिंपली कोस फाई क्या होता है, XC/Z। होता है कि नहीं होता, सक्षम किनरा बताएं। पावर फैक्टर इन RC सर्किट इज cos phi इक्वल टू XC/Z। निकालें फिर।
हाँ जी, ये सवाल हो गया, नहीं हुआ? पावर फैक्टर कोस फाई क्या होता है? हाँ जी, एक्स सी बाय जेड। जेड क्या होता है? एक्स सी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट। एक्स सी क्योंकि आपका सिर्फ आर और सी है। अब यहां पे देखें, एक्स सी होता है 1/ओमेगा सी। फ्रीक्वेंसी गिवन है, इससे ओमेगा आ जाएगा। जब अभी बार बार किया हमने, ओमेगा आ जाएगा। सी दे रखा है, सी दे रखा है, एक्स सी आ गया। आर दे रखा है, दे रखा है, एक्स सी आ गया, आर आ गया, एक्स सी आ गया, कोस फाई आ गया। पावर डिसिपेटेड इज Vm/Im/2 इंटू कोस फाई। यहां पे एक बात और नोट कर लें, नोट्स में अपना ऐड कर लेना, क्या हमने लिखा Vm/Im/2 कोस फाई। अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं Vm/√2 Im/√2 इंटू कोस फाई, तो ये हो जाएगा VRMS, ये IRMS। तो आपका जनरली कई बार आपको ऐसा दिखेगा फॉर्मूला कि VI कोस फाई। इस फॉर्मूले में ही इज टॉकिंग अबाउट VRMS एंड IRMS। एक बात और देखें, यहां पे जो V दे रखा है उसको आप VM मानेंगे कि VRMS मानेंगे? हाँ जी, RMS मानेंगे। इसमें एक तरीका है जो आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, बाकी सवाल करते करते समझ में आएगा। अगर इक्वेशन दे रखी है तो ये VM होगा डेफिनेटली, कोई इसका वो नहीं है, कंफ्यूजन नहीं है। अगर सिंपल बोल रखा है कि पोटेंशियल डिफरेंस इतना है तो आप जनरली इसको RMS मानेंगे। आपका यहां से कोस फाई आ जाएगा, और आपको अभी भी देखो सवाल पूरा नहीं हुआ है। V पता है, I नहीं पता। हाँ, या तो I निकालो, I इक्वल टू V/Z, I इक्वल V/R, वहां से कर लें, कर ट्राई कर लेना, इसको नहीं तो बता देना। अगला सवाल इज वेरी इंपॉर्टेंट, डिटेल से करें इसको। ड्रॉपर बैच में अभी आपका रोटेशनल शुरू होगा एक आध दिन बाद, अभी शुरू होगा एक आध दिन बाद। आप टच में रहें, कल हर रोज पता करते रहें, मैं भी याद रखूंगा, ग्रुप में डाल भी दूँ। हाँ जी, पहला पार्ट हो गया क्या? फेज डिफरेंस बिटवीन V एंड I कितना आया? ठीक है जी, फाई आ गया आपका π/3, पहला पार्ट डन। सेकंड, टोटल इंपिडेंस निकाल सकते हैं क्या? Z इक्वल टू
या आई इक्वल टू वी अपॉन आर, आई इक्वल टू वी अपॉन आई एम वी एम बाय जेड एंड जेड विल बी इक्वल टू वी एम बाय आई एम। वी एम कहाँ है, ये रहा, जेड आ जाएगा आपका, ठीक है, जेड आ गया। नेक्स्ट इज रिएक्टेंस। आप देखें मान लेते हैं कि देखो लास्ट पार्ट देखें आप क्या दे रखा है, कंपोनेंट्स कंटेन्ड बाय सर्किट। तो इसके अंदर आर होगा, एल होगा, सी होगा, उससे तय होगा आपका। एक बात पक्का है कि अगर फाई है, फेज डिफरेंस एग्जिस्ट, इट मींस आर इज देयर, आर तो होगा। ये बात क्लियर है ना, जब भी फेज डिफरेंस होगा तो आर तो होगा आपका, आर होगा। एल और सी का नहीं पता, एल और सी का नहीं पता, मान लिया कि कोई सा तो है, इस साइड मान लेते हैं एल है आपका, एक्स एल है, और ये आपका आर है, ये आपका जेड बनता है ऐसे, और ये आपका पाई होता है। तो क्या जब आपको रेजिस्टेंस निकालना हो तो आप जेड को सही कर सकते हैं, रेजिस्टेंस इक्वल टू जेड कोस फाई। और रिएक्टेंस निकालना है तो अगर यहां पे अगर कैपेसिटेंस भी होता, फॉर एग्जांपल सी भी होता, और सी एक्स सी इज लेस देन एक्सएल, तो यहां पे कंबाइंड आपका क्या आ जाता, एक्स। हाँ मतलब कंबाइंड करके यहां पे रिएक्टेंस है आपका एक्स मान ले इसको आप, ना एक्स एल ना एक्स सी, एक्स मान लिया, कंबाइंड है जो आपका, तो एक्स इज जेड साइन फाई। रिएक्टेंस आ गया, रेजिस्टेंस आ गया, पावर फैक्टर कितना आएगा, cos फाई करके बताएं, cos 60 डिग्री हाफ, तो cos फाई इज फैक्टर आ गया आपका पावर फैक्टर। पावर डिसिपेटेड आई एम वी एम बाय 2 इंटू cos फाई, आई एम वी एम पता है, cos फाई निकाल लिया, पावर आ जाएगी। लास्ट इज कंपोनेंट्स कंटेन्ड बाय सर्किट। आप बताएं यहां पे लीड कौन कर रहा है, इसमें देखें लीड कौन कर रहा है, करंट इज लीडिंग एंड वोल्टेज इज लैगिंग। आपका करंट हमेशा आई वाले डायरेक्शन में होता है, तो इसका मतलब वी लैग कर रहा है, तो आपका ये जो एक्स है वो उस साइड ना होके इस साइड होगा। अगर आपका एक्स इस साइड होगा, इसका मतलब एक्स सी या तो सिर्फ एक्स सी है, या फिर एक्स सी आपका एक्सएल से बड़ा है। आप यहां पे ऐसे ही बोलेंगे, सबसे पहले बोलेंगे कि आपका पावर फैक्टर नॉन जीरो है, तो रेजिस्टेंस तो रहेगा। फिर आपको पता है कि करंट लीड कर रहा है, इसका मतलब वोल्टेज लैग कर रहा है, तो ये आपका कैपेसिटिव होगा या फिर कैपेसिटिव और इंडक्टिव दोनों होगा, बट कैपेसिटिव रिएक्टेंस विल बी मोर। इज इट क्लियर? बहुत अच्छा सवाल है। रिएक्टेंस कैसे आया, जेड आ गया। ये वाली चीज आपकी या तो एक्स एक्स एल है या फिर एक्सएल माइनस एक्स सी है, ठीक है, ये वाला कंपोनेंट इसका इसके बराबर रहेगा। इस रिएक्टेंस वर्ड में ही डेलिबरेटली हैज नॉट मेंशन्ड इंडक्टिव और कैपेसिटिव, तो दोनों का कंबाइंड रिएक्टेंस पूछ रहा है वो, ठीक है। बहुत बढ़िया सवाल है, अगर ये हो गया तो मतलब कि सारा रिवीजन हो रहा है इसके अंदर, पाथ फेज डिफरेंस का भी, पावर फैक्टर का भी। हाँ हाँ देखो, या तो सिर्फ एक्ससी है या फिर एक्ससी है और एक्सएल भी है, बट एक्ससी इज ग्रेटर देन एक्सएल। क्लियर? थैंक यू, इतना ही करते हैं आज।